हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स है, सारे डाउट मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। देखो, जितने भी डाउट्स या प्रॉब्लम्स आपने यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लिखी थी, वो सारी प्रॉब्लम्स हमने एक जगह लिख ली। फिर उसके बाद उनमें से 80 ऐसी प्रॉब्लम या डाउट इकट्ठा किया जो सभी बच्चे फेस कर रहे हैं, और उन 80 प्रॉब्लम्स के हमने टोटल 28 पॉइंट बना लिए जो आपके सामने लिखे हुए हैं। वन बाय वन एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो NIOS है या प्राइवेट कैंडिडेट है, क्या वो नीट 2025 के लिए एलिजिबल है? क्या जिस बच्चे की रीअपियर आ चुकी, जैसे मान लीजिए किसी केमिस्ट्री में रीअपियर आ गया, तो क्या वो इस बार एलिजिबल है? कोई एडिशनल सब्जेक्ट वाला बच्चा है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। किसी के आधार कार्ड की और मार्कशीट की डिटेल मैच नहीं कर रहा, उसको क्या करना चाहिए? अगर किसी को EWS OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रही है, उसका क्या सॉल्यूशन है? एक बच्चे ने ये भी पूछा था, सर मैं तो ST कैटेगरी से हूं, क्या मैं अभी स्टेट कोटा का सर्टिफिकेट अप्लाई करके बाद में काउंसलिंग के टाइम पे वहां पे ऑल इंडिया कोटा का यूज कर सकता हूं? क्या हम बाद में अपने सर्टिफिकेट को इंटरचेंज कर सकते हैं स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में? काउंसलिंग के टाइम पे कौन सा चाहिए होगा? इस टाइप के डाउट है। एक बच्चे को डेट ऑफ बर्थ में भी प्रॉब्लम थी, कुछ बच्चों को एग्जाम सिटी से रिलेटेड डाउट है, किसी का एड्रेस का डाउट है, एक 11th का बच्चा जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहता है। ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे ना डिटेल में लिख रखे हैं। देखो, वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, लेकिन हर बच्चे का डाउट आज के इस वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जो भी बच्चों ने डाउट पूछे उनमें कुछ एडिशनल पॉइंट मैं अपनी तरफ से भी रखूंगा। यानी कोशिश ये है, वन वीडियो वन स्टॉप सॉल्यूशन। करें स्टार्ट। लेकिन इससे पहले भाई एक काम कर दो, जो भी बच्चे नए हैं, बीवाइज क्लासेज के इस नए यूट्यूब चैनल बीवाइज नीट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि लगातार मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। और आगे भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे, जैसे मोटिवेशनल वीडियो हो गए या आपके केमिस्ट्री के ऐसे वीडियो जहां से नीट 2025 एग्जाम में आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारे बीवाइज क्लासेज के नए यूट्यूब चैनल बीवाइज नीट पे ही आएंगे। एक भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज आप वीडियोस को जरूर शेयर किया करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डाउट, यहां टॉपिक कौन सा है? एड्रेस का डाउट है। फॉर्म फिलअप करते टाइम मैंने प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस फाइल कर दिया है, और उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया है, तो क्या मैं अब फिर से प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को चेंज कर सकता हूं? प्लीज रिप्लाई करें। देखो भाई, आप बिल्कुल बाद में भी अपना, मान लीजिए किसी बच्चे ने लॉग आउट कर दिया, तो इसके बाद भी आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। या ऐसा हो गया किसी बच्चे से कि प्रेजेंट की जगह परमानेंट और परमानेंट की जगह प्रेजेंट एड्रेस डाल दिया, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। नेक्स्ट, सेकंड डाउट भी एड्रेस से रिलेटेड है। ये बच्चा बोल रहा है कि मैंने प्रेजेंट एड्रेस फॉर्म में फिलअप नहीं किया, तो क्या करेक्शन विंडो के टाइम पे एडिट हो जाएगा क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, अगर नहीं किया तब भी कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। करेक्शन विंडो के टाइम पे ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और दूसरा, क्या अपार आईडी कंपलसरी है? ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। मैं शुरू से ही आपके लिए वीडियो बना चुका हूं कि अपार आईडी की आपको कोई जरूरत नहीं है। पहले दिन से मैं बोलता आ रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया करो, क्योंकि फिर आपकी वीडियो मिस हो जाती है, फिर आप छोटी छोटी बात को लेके परेशान होते रहते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका करेक्शन हो जाएगा और अपार आईडी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फिर एड्रेस से रिलेटेड है। टेम्परेरी एड्रेस प्रूफ में कोटा का इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। देखो, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, सबसे पहली बात तो ये जान लो, मैंने वीडियो भी डिटेल आपके लिए बनाई थी कि आपको परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस कैसे फिलअप करना है। देखो, परमानेंट एड्रेस आप जो भी रखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा यूपी से है, आप यूपी का ही तो एड्रेस रखेंगे जो आपके आधार कार्ड पे है। ठीक, इसमें क्या एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं? आपका आधार कार्ड लग सकता है, या कोई भी आपका जैसे राशन कार्ड हो गया, गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके घर का एड्रेस लिखा हुआ है, वो यूज कर सकते हो। ठीक, दूसरा, प्रेजेंट एड्रेस में आप क्या क्या यूज कर सकते हो? प्रेजेंट एड्रेस में आपका एक तो रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो चल जाएगा। इसके अलावा सबसे बढ़िया, आपके मकान मालिक से या आपके हॉस्टल से इलेक्ट्रिसिटी का बिल लें या बिजली का बिल लें, पानी का बिल लें, वो बिल आप दे देंगे तो वो भी आपका काम कर देगा। या आपके पास जहां पे आप रहते हैं वहां पे आपका बैंक अकाउंट है और बैंक की जो पासबुक है उसका फोटो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक, कोई एफिडेविट बना के अपलोड कर सकते हैं। देखो, एफिडेविट वगैरह मत बनवाओ, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कोटा में जा के ना एफिडेविट बनवा रहे हैं 350 रुपए में। यार सिंपल सी बात जब मैंने बोल दी, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल वहां पे अपलोड कर दो आपके मकान मालिक का, उसमें आपके नाम की जरूरत नहीं है। जहां पे आप रहते हो सिर्फ वो एड्रेस चाहिए है, इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं मांगा गया है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि आपके मकान मालिक का नाम क्या है। उसमें जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल में
वही अपलोड कर दो, अलग मत करो। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो सबके पास है, किसी फ्लैट में, रेंट पे, हॉस्टल में, पीजी में कहीं रहते हो, वो अपलोड कर दो बस, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब फिलअप करते टाइम ये ध्यान रखो, अगर आपको एक ही जगह सेंटर चाहिए, मान लीजिए किसी बच्चे को यूपी में ही सेंटर लेना है, तो वो अपना परमानेंट एड्रेस भी यूपी डाल दे और प्रेजेंट एड्रेस भी यूपी वाला ही डाल दे। किसी बच्चे को ये चाहिए कि मैं तो कोटा में पढ़ रहा हूं, ठीक, लेकिन मुझे पेपर भी कोटा में देना, यूपी में नहीं देना, तो आप परमानेंट एड्रेस अपना यूपी रख दें और प्रेजेंट एड्रेस में क्या कर देंगे, कोटा रख देंगे, ठीक। लेकिन यहां पे आपको एड्रेस प्रूफ कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ठीक। जैसे मेन भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या आपका वाटर बिल है, या आपका पासबुक अगर आपके पास है, कोई हॉस्टल की रिसीट जिसपे एड्रेस हो, कोई कोचिंग का आपका आइडेंटिटी कार्ड है जिसपे कोटा का एड्रेस हो, वो सारे चल जाएंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, एक तो ये बात इन्होंने पूछी, उसमें फ्लैट ओनर का नाम एंड एड्रेस लिखा है, हाँ बिल्कुल, आपके फ्लैट ओनर का नाम ही तो चाहिए। अरे प्रेजेंट एड्रेस में आपके नाम का क्या मतलब है, उन्हीं का नाम चाहिए बस। या फिर एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं है, कोटा में बहुत सारे लोग 350 रुपए बच्चों से ले रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक। भाई आप 350 रुपए खर्च कर रहे हो एफिडेविट बनवाने के लिए, आपको जरूरत ही नहीं है एफिडेविट की। अगर आपको एफिडेविट की जरूरत होती मैं बताता, जब मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल से काम हो जाएगा, तो क्यों बनवा रहे हो आप एफिडेविट। अगर आपके पास ज्यादा पैसे है ना, मैं आपको काम की चीज बताता हूं, ये बाई कर लो आप, ये आएगी काम, एफिडेविट काम नहीं आएगा। ये बुक पढ़ो, डॉक्टर इन यू, ये 150 रुपए की बुक है, ये आज ही अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या बुक्सकेप से ऑर्डर करें, 17 दिन इसको लगातार पढ़ें, ये काम आएगी, ये मार्क्स बढ़ाएगी, आपका कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, एनर्जी, फोकस बढ़ाएगी। ये एफिडेविट वाले लूट रहे हैं आपको, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो इधर। नेक्स्ट देखो, फिर एड्रेस की बात है, सर व्हाट आर द प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस कैन आई गिव इनटू क्लास 12th स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, बिल्कुल दे सकते हैं, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं है। सर आई हैव डन माय क्लास 12 इन 2024 सो आई कैन गिव माय स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे मेरा नाम भी नहीं है, ओनर का नाम है, तो क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकता हूं। देखो आप एक काम करो, यहाँ पे ना ये स्कूल वाला एड्रेस मत यूज करो, आपके जो ओनर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, आप भी वही प्रोवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये हो गए भाई एड्रेस प्रूफ के सारे डाउट क्लियर हो गए, मैंने अपनी तरफ से अपने इनपुट भी रखे हैं। नेक्स्ट आधार कार्ड से रिलेटेड, आधार कार्ड में फोटो अपडेटेड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्लीज बताओ। आधार कार्ड में अगर आपका फोटो अपडेटेड नहीं है कोई दिक्कत नहीं होगी। आधार कार्ड पे आपका जो नेम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं हो रही है तो आधार कार्ड में अपना नेम या डेट ऑफ बर्थ जो भी डिटेल आपकी है वो 10th की मार्कशीट के साथ मैच करा के अपडेट करा ले। उसमें 10 से 15 दिन का टाइम जल्दी लगता है, और अभी जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो भी ये काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सर अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में मिसमैच हो गई तो रजिस्ट्रेशन तो भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखो रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाएगा, रजिस्ट्रेशन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाई चांस किसी बच्चे से रजिस्ट्रेशन में नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, पेरेंट्स नेम में, या आपके जैसे कोई सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, इसमें कोई गलती हो गई, फोटो अपलोड करने में दिक्कत है, सिग्नेचर में कोई मिस्टेक हो गया, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला। आज तक पिछले 10 सालों में मैंने किसी बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होते नहीं देखा है, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। बस आप एक काम जरूर करना, मोबाइल नंबर प्लस मेल आईडी ये सही जरूर अपलोड कर देना, 101% आपका एडमिट कार्ड आएगा। और बाई चांस कोई कमी होगी करेक्शन विंडो में ठीक हो जाएगी, या आपको मोबाइल नंबर और मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा भाई आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में ये मिस्टेक कर दी, इसको सुधार लो। तो बिल्कुल भी मत घबराओ। जिस बच्चे की फी पेमेंट हो गई है उसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, चाहे आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है, मैं आपका साथ दूंगा। बस जैसा मैं बोल रहा हूं ना वैसा फॉलो करते चलो, ठीक। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ये सारी चीजें मैं देख लूंगा। हमने सारा देखा, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गए क्या यार, वैसे ही घबरा जाते हो आप छोटी छोटी बातों में। मैं कहता हूं पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डेली ये पढ़ो। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई चल जाएगा, वो करेक्शन विंडो में ठीक हो जाएगा, नहीं एफिडेविट लगा देंगे। यहां कमी रह गई ना फिर नेक्स्ट ईयर पे बात जाएगी। तो इसीलिए अगर आपका केमिस्ट्री वीक है, आपको केमिस्ट्री की एनसीईआरटी समझ नहीं आती, केमिस्ट्री का अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ, आपको लगता है यार मेरे लिए केमिस्ट्री में 170 प्लस मार्क्स लाना मुश्किल है, 180 मार्क्स लाना मुश्किल है, आज ही आप बीवाइज क्लासेस का आरबीसी 2.0 कोर्स ज्वाइन कर लें, जिसमें मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री 76 लेक्चर में 0 से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ाया है। इसमें कोटा क्लासरूम के लेक्चर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जो बच्चा केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का सी भी नहीं जानता, जिसको व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एटम, कार्बन की वैलेंसी क्या है, ये भी नहीं पता, वो रैंक पोस्टर कोर्स 2.0 को अगर पूरा अच्छे से फॉलो करके जाता है
वो अपना स्कोर 170 प्लस तक इंप्रूव कर सकता है। अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट है, आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर भी ला सकते हैं। आज ही डिवाइस ऐप डाउनलोड करें, आप कोर्सेज में जाएं, RBC 2.0 पर क्लिक करके डिवाइस 25 प्रोमो कोड अप्लाई करें और कोर्स को फॉलो करें। ठीक, इसके लिए अगर कोई दिक्कत आती है 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट डाउट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, थंब में कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? भाई सर मेरा लेफ्ट थंब आग लग कर जल गया, वो रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। सो सर अब मैं क्या करूं, प्लीज बताएं सर। इस वजह से अपना ओल्ड आधार फोटो भी अपडेट नहीं करा पा रहा हूं। देखो मैं सिंपल एक बात बताता हूं, आपके लेफ्ट थंब में अगर आग लग गई है तो आपको जो थंब इंप्रेशन देना है, आप लेफ्ट थंब का ना देके लेफ्ट हैंड के चारों फिंगर्स का और राइट हैंड के पांचों फिंगर्स का, ये पूरा ऐसे इंप्रेशन आपको देना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इस पे भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। बाकी अगर आपने अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है तब भी ना घबराएं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। भाई 30 लाख बच्चे हैं, देखो ना कितनी प्रोबेबिलिटी, दुनिया भर की मिस्टेक होने वाली है। आपका फॉर्म एक है इसलिए आपको टेंशन आ रही, मैं बता रहा हूं ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई आपको डराता तो डरो मत, मैंने हमेशा बोलता हूं डरो मत किसी भी चीज से, मैं आपके साथ हूं। आपने सारी मिस्टेक कर दी ना, टोटली सारी मिस्टेक कर दी, मैं तब भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कराऊंगा। मैं एक काम करता हूं, इस बार भर के ही दिखा देता हूं, सब कुछ गलत भरता हूं फिर भी मेरा एडमिट कार्ड आएगा। हम एक बार कर चुके हैं ऐसा, कोई कहीं घबराने की जरूरत नहीं है भाई, तुम वैसे ही टेंशन लेने लग जाते हो। हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, एक अर्जेंट PIL फाइल करो कि जी मेरे से ये गलती हो गई है, वो आपको परमिशन दे देगी। कुछ भी औकात नहीं NTA की, समझे ना। प्लीज बता दीजिए कि ओपन स्कूलिंग के बच्चे अलो है या नहीं। अच्छा ओपन स्कूल वाले आ गए भाई, ठीक। मैंने फुल स्कूल CBSE से की है, पर केमिस्ट्री में बैक लग गई थी और बैक का पेपर नहीं दे पाई थी, तो फिर NIOS से केमिस्ट्री का अलग से दिया है और मैं पास हूं उसमें, पर उसमें ओरिजिनल रिजल्ट नहीं आया है, मींस पेपर रिजल्ट ऑनलाइन आ गया है। तो मैं एलिजिबल हूं क्या? आज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा है मैं तो मर जाऊंगी, अब क्या होगा मेरा सपना तो टूट गया, प्लीज बताइए दीदी, प्लीज दीदी से पूछ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट एक ओपन स्कूल का एक और है, सर NIOS स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर नीट, इनका एक साथ ले लेता हूं मैं। ये कौन सा एक सप्ली वाला आ गया है, ये शायद वो होगा जिसकी मैं बात कर रहा था। 12th केमिस्ट्री का पेपर है भाई इसका, क्या सर आई हैव रीटेस्ट फॉर माई 12th केमिस्ट्री पेपर, आई कंप्लीटेड 12th प्रीवियस सेशन only but in NEET 2024 Feb I have not attempted chemistry board paper and then where was my retest in June and again due to something I can't attempt, so now I am private candidate for CBSE and I have to appear for chemistry paper this 27 Feb 2025 and I have given NEET 2024 and when now I will apply for NEET 2025, what I have to fill my school name as I am now private candidate and I am appearing student na sir, and what to do of the attempts in the form kindly reply sir। देखो मैं आपको बता देता हूं, मैं ना सारे तीनों डाउट एक साथ क्लियर कर रहा हूं, ठीक। ये देखो ये डाउट है ओपन स्कूल NIOS वालों के और एक रीअपियर वाले बच्चे का। अगर आप NIOS कैंडिडेट हैं, आप ओपन स्कूल कैंडिडेट हैं, प्राइवेट कैंडिडेट हैं, ठीक, या ऐसा हुआ है कि पहले आप रेगुलर थे फिर आपने ओपन में या NIOS में चले गए हैं, ठीक, तो आप हर केस में एलिजिबल हैं। बस आपके पास क्या होना चाहिए भाई, 12th का PCB का एग्रीगेट 50% मार्क्स का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब आपके नीट एग्जाम का काउंसलिंग हो रही होगी और काउंसलिंग के बाद जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, एडमिशन वाले दिन से पहले आपके पास ये 12th का एक PCB का 50% मार्क्स के साथ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा है जैसे इसने बोला सर मैं तो केमिस्ट्री में फेल हो गया, मैं अब केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहा हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? भाई केमिस्ट्री में अगर फेल हो गए हो आप अब रीअपियर एग्जाम देंगे या आप प्राइवेट केमिस्ट्री करेंगे या जो भी करेंगे, आप जहां से भी करेंगे, तो आप एक बात का ध्यान रखो, अगर आपके पास 12th में एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें 12th में PCB में आपके 50% है, चाहे CBSE का है, स्टेट बोर्ड का है, NIOS है, ओपन स्कूलिंग का है, कैसा भी है, आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट था, उसमें एक सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, बाद में आपने दिया, कोई PCM में था, PCM वाले ने अब अपना बायो का पेपर दिया, किसी भी केस में अगर आप हैं, बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके एडमिशन वाले दिन आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें PCB में 50% मार्क्स है। समझ आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ये डाउट हो गए, 10 डाउट हो गए हमारे यहां तक। फिर मार्कशीट का डाउट आया है एक। मार्कशीट का क्या डाउट है? सर मेरा डाउट है प्लीज क्लियर कर दीजिए। मैं अच्छा वो बोल रहा था बच्चा कि मैं ड्रॉप कौन सा भरूं, ड्रॉप कोई भी भर दो, कोई आपसे नहीं पूछने वाला भाई। देखो आपका नेम, मदर फादर नेम, इसके अलावा आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया या मेल आईडी हो गई, ठीक, और आधार कार्ड की डिटेल और मार्कशीट की डिटेल, ये सही होनी चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी है। और इसमें भी है ना मार्कशीट, क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो और आपकी डेट ऑफ बर्थ सही मैच होनी चाहिए। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं करने वाला, किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाला। और इनमें भी अगर कोई मिस्टेक हो गई ना, तब भी मत घबराना यार, आप कुछ भी भरो, कोई कोड भरो, कैसा ही प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस भरो, नहीं होते हमारे देश में फॉर्म रिजेक्ट। वो भी समझदार लोग हैं, उनको भी पता है सरकार ने कैसा सिस्टम दे रखा है, कैसी फैसिलिटी दे रखी है भाई हमें फॉर्म फिलअप करने के लिए। हमारे पास कैसे कैसे जुगाड़ है, हम बच्चा कैसे कैसे फॉर्म भरता है, सरकार को नहीं दिखता। तो सरकार की कमियां हैं वो आपके ऊपर नहीं थोप सकती है, तो घबराओ मत। नेक्स्ट, सर मेरा डाउट है प्लीज क्लियर कर दीजिए। मैंने 2024 में बोर्ड एग्जाम दिया, 6 सब्जेक्ट थे और केमिस्ट्री में रीअपीयर आ गया, ठीक है, आरटी आ गई, एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस हो गई थी। फिर मैंने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया और उसमें केमिस्ट्री में पास हो गई एज एन इंप्रूवमेंट। तो मेरी 2 मार्कशीट है, मुझे कौन सा मार्कशीट अपलोड करना चाहिए, केमिस्ट्री में पहले वाला या इंप्रूवमेंट वाला? रिप्लाई दो। देखो जिसमें आपके केमिस्ट्री के मार्क्स है वो अपलोड करेंगे आप भाई, पासिंग मार्क्स वाला तो अपलोड करेंगे। और यहां पे तो है ना वैसे भी आप कोई भी अपलोड कर दो इस एप्लीकेशन फॉर्म में, तो कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन वहां पे है ना आप दोनों ले जाना, जब आप एडमिशन कराने जाएंगे ना वहां दोनों ले जाना, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक। तो आप भी मत घबराओ, जो मन करे ना वो अपलोड कर दो यार, ठीक। और बाकी आपको श्योरिटी जिसमें आपके ना पीसीबी के मार्क्स है वो वाला अपलोड करना है। अगर आपके पास ऐसा कोई है जिसमें पीसीबी के तीनों के मार्क्स है, ये वाला अपलोड कर दो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 12th अपीयरिंग डाल दो, तब भी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या आएगा? मैं 2023 में पीसीएम से पास करी, बट अब एडिशनल बायोलॉजी से फैब में एग्जाम दूंगी, सो मुझे कौन सा कोड डालना होगा, मार्क्स में कैसे भरूं, एंड मैं एलिजिबल तो हूं ना, मुझे प्लीज बताएं। कोड आप कुछ भी रखें, कोई नहीं पूछेगा। आप एडिशनल बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं, मैं कहता हूं आप एनआरआई का कोड डाल दो, फिर भी कोई कुछ नहीं कहता आपको। वैसे एनआरआई वाला मत डालना, मजाक कर रहा हूं, उनका तो वो देखते भी होंगे, है ना। आप एक काम करो, एनआरआई वाला कोड छोड़ के कोई भी कोड डाल दो, कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना, ठीक। अपीयरिंग का डाल दो, पास का डाल दो, ड्रॉपर स्टूडेंट का डाल दो यार, कोई भी, कोई कुछ नहीं कह रहा एडिशनल सब्जेक्ट के लिए। ये टाइम पास चीजें, आज तक किसी का हुआ कोड के कारण रिजेक्ट? आप ये देखो, कोड इतना इंपॉर्टेंट होता मैं आपके लिए वीडियो नहीं बनाता, कोड इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसमें वीडियो की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सर स्कूल वाले कोई इश्यू नहीं करके दे रहे। अच्छा ये तो मैं पहले कर चुका हूं भाई, ये तो बच्चे का डाउट है, पहले आ चुका है। आपका वो था ना सीजीपीए वाला, आपका डाउट मैंने वीडियो में पढ़ के सुनाया था, ठीक। नेक्स्ट सीजीपीए वाला, अच्छा सीजीपीए वाले 3 है, ये एक साथ ले लेता हूं यार, फिर ऐसे टाइम बहुत लग रहा है। सर 1 वीडियो बनाए जिस पर सारे डॉक्यूमेंट क्या जरूरी है बता दीजिए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। क्लियर बता, कोई क्लियर नहीं बता रहा, सीजीपीए सर्टिफिकेट क्या है मेरे पास बनवा के। देखो इस पे ना सीजीपीए पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ठीक, वो वीडियो देख लेना आप, नए चैनल पे अपलोड की थी। सीजीपीए सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, खुद आप अटेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास सीजीपीए सर्टिफिकेट नहीं है फिर आपको क्या करना है, पूरी डिटेल्ड वीडियो में बना चुका हूं, वो वीडियो देख लेना। सर सीजीपीए कन्वर्जन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में क्या अपलोड करें, ये मैं बता चुका हूं भाई। सर मार्कशीट में टोटल मार्क्स और जीपीए दोनों मेंशन है, एचबीएससी बोर्ड है, क्या अपलोड करें भाई? अगर आपके मार्कशीट में मार्क्स और सीजीपीए दोनों अपलोड कर दो, इसी को अपलोड, यही अपलोड कर दो, ये भी चल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बना लो, आप भी सीजीपीए ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना लो, कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना के अपलोड कर देना। प्रोसेस पूरा मैं उस वीडियो में बता चुका हूं, वो वीडियो 15-16 मिनट की है, अब दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट वर्सेज मार्क्स, ये क्या भाई सर्टिफिकेट वर्सेज मार्क्स? अगर आप सीबीएसई हो तो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट सेम होता है, मार्कशीट पर लिखा है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, जिसकी मार्कशीट पर मार्कशीट कम सर्टिफिकेट नहीं लिखा उसको अलग से जाके सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। जिसके ऑलरेडी भाई मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही चीज है, जिसमें पासिंग सीजीपीए भी है और परसेंट भी है सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में बोल दो, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। जिसके ओनली सीजीपीए है परसेंटेज नहीं है, उसको कन्वर्जन सर्टिफिकेट अलग से अपलोड करना पड़ेगा, वो स्कूल से बना लो या आपको जैसे मैंने बताया था उस वीडियो में वैसे अपलोड कर दो। नेक्स्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सर प्लीज रिप्लाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नेसेसरी, अभी नहीं है ना,
बस इनकम वहां से देख के डाल देना है, बाकी सर्टिफिकेट नीड एज काउंसलिंग के टाइम। देखो मैं आपको ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, मैं एक बार क्लियर करता हूं। देखो जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो आपका जो नया वो बनेगा, आपका जो नया सर्टिफिकेट बनेगा कैटेगरी का, वो 1 अप्रैल से बनता है। 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक वैलिड होता है और हर साल आपको नया बनवाना होता है। तो जो भी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट है, उनका नया सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद बनेगा, वो तो आपको बनवाना ही है। लेकिन अब क्या करें, अब आपके पास अगर कोई पुराना है, चाहे 2023 का है, 2020 का है, 2020 से भी पहले का है, वही अपलोड कर दो, वही चल जाएगा। समझ आया? ठीक। और अगर किसी के पास नहीं है तो आपको क्या करना है, आप अभी एक बार अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो। आप जो अप्लाई करेंगे, अब अप्लाई तो आपका 31 मार्च तक चलेगा, लेकिन एक बार अप्लाई तो करना पड़ेगा ना इसमें भरने के लिए। अप्लाई कर दो, जो भी डिटेल आपको वहां से मिले वही डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। ठीक। लेकिन भाई अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में जाते हैं तो सर्टिफिकेट तो यहां पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये तो डिटेल देनी पड़ेगी। आज जो बच्चा बनवा रहा है उसको 31 मार्च के बाद फिर से बनवाना पड़ेगा, लेकिन आपको इसलिए बनवाना पड़ रहा है क्योंकि पहले से आपके पास नहीं है, तो ये बनवाना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट, दूसरा, ऐसे कैंडिडेट जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं, ये भी एक डाउट था। एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट अगर कोई है और उसके पास मान लीजिए स्टेट का सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और सेंटर का नहीं है, तो आप क्या करोगे, स्टेट वाला ही अपलोड कर दो। कोई बच्चा बोले सर मेरे पास सेंटर वाला है, मैं क्या करूं, आप सेंटर वाला अपलोड कर दो। कोई बोले सर मेरे पास दोनों है, जो आपका मन आ रहा है वो अपलोड कर दो। सर इससे काउंसलिंग पे कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा? बिल्कुल इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे आपसे अलग से दोबारा से सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। जो बच्चा ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेना चाहेगा उसके सेंटर का सर्टिफिकेट लगेगा, और जो स्टेट कोटा में एडमिशन लेना चाहेगा उसके स्टेट का सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जो एससी एसटी का सेंटर वाला सर्टिफिकेट भी कंसीडर कर लेते हैं, तो वो डिपेंड करेगा आपकी काउंसलिंग अथॉरिटी कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट लग जाएगा। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एससी एसटी कैटेगरी के पास कोई भी सर्टिफिकेट है अपना अपलोड कर देना है। फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है। ठीक। नेक्स्ट, सर अनलाइक द ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अच्छा ये हो गया ना कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वाले का, हाँ ये सर्टिफिकेट वाले और भी पढ़ लेता हूं जो है। सर अनलाइक द ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आर द स्टेट इश्यूड एससी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। देखो जो एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी वाले हैं ना, ऑल इंडिया कोटा में तो भाई आपका सेंटर का ही सर्टिफिकेट चलेगा। स्टेट कोटा में, स्टेट कोटा का तो चलता ही है, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो सेंटर वाले को भी कंसीडर करते हैं, वो उस टाइम काउंसलिंग के टाइम पे आपको बता देंगे। अभी तो जो आपके पास है स्टेट का या सेंटर का भर दो। ठीक। नेक्स्ट, एक और कैटेगरी सर्टिफिकेट का डाउट है भाई। सर कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी की वैलिडिटी कब से होनी चाहिए, क्योंकि 2025-26 का सर्टिफिकेट तो 1 अप्रैल 2025 के बाद ही इश्यू हो सकता है और फॉर्म 7 मार्च तक खत्म हो जाएंगे। सिमिलरली आईपीओ के लिए भी 1 अप्रैल 2025 के बाद से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए और उसका फॉर्म भी 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, आई एम फ्रॉम दिल्ली। देखो ये मैं पहले बोल चुका हूं भाई, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे ईडब्ल्यूएस है या कोई ओबीसी बच्चा है, उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट 31 मार्च तक वैलिड है। आपका 1 अप्रैल से नया बनना है, आपके पास जो अभी है वही अपलोड कर दो, नहीं है तो 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो इस फाइनेंशियल ईयर का, वो अप्लाई करो, वो अपलोड करो, फिर 1 अप्रैल से नया बनवाना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट, ड्रॉपर भी न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे क्या? ड्रॉप, अरे भाई ड्रॉप न्यू रजिस्ट्रेशन तो सभी को करना है, अभी इसमें क्या दिक्कत आ गई? न्यू रजिस्ट्रेशन तो सभी का हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर प्लीज रिप्लाई, रजिस्ट्रेशन कितनी बार कर सकते हैं? मेरे निश्चित का रजिस्ट्रेशन में एक मिस्टेक हो गई है, ऑन 10th एडमिट मिस मीना छेत्री है, ऑन आधार कार्ड मीना छेत्री है। एप्लीकेशन तो रजिस्टर हो गया बट आधार वेरिफिकेशन में नेम मिसमैच दिखा रहा है। देखो अगर आपका अभी तक फी पेमेंट नहीं हुआ है तो आप एक काम कर लो, अपना जो आधार कार्ड है उसमें ना आप चेंज करवा लो, आधार कार्ड पे आप अप्लाई कर दो आज ही, जो भी मिस्टेक आपकी है आप वही 10th की मार्कशीट में जो आपका नेम है वो करवा लो। इसमें मैक्सिमम 10 से 15 दिन में काम हो जाता है। ठीक। आप आधार सेंटर पे जाके ये काम करवाना आपको, तो आपका आधार कार्ड में जब अपडेट हो जाएगा फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना, क्योंकि देखो आज है 15 फेब। ठीक। तो अब आपके पास 28 फेब 5 मार्च तक का तो आराम से टाइम है, इसको करवा लो, अपडेट हो गया तो ठीक है, नहीं फिर उस टाइम हम सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। ठीक।
नेक्स्ट सर, जैसे मेरा परमानेंट एड्रेस यूपी है, ये कौन सा आ गया, एग्जाम सिटी वाला आ गया क्या सर? परमानेंट एड्रेस यूपी है और हम कोटा में है और हम पेपर देना चाहते हैं दिल्ली में, तो हम कोटा की ये क्या मतलब, कोटा की कचहरी से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं क्या? बिल्कुल बनवा सकते हो। देखो आपको ना कुछ ऐसा उनको प्रूफ देना पड़ेगा, भाई यूपी का तो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, यूपी तो आप हर टाइम एलिजिबल हो। यूपी के बाहर जहां भी आप जाएंगे, आप हरियाणा जाओ, पंजाब जाओ, बिहार जाओ, राजस्थान जाओ, कन्याकुमारी जाओ, कश्मीर जाओ, जहां जाना वहां जाओ, लेकिन वहां का एक प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि इस बार इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस के लिए क्या कर दिया, आपके पास एड्रेस होगा तभी आप एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं कि जैसे पिछली बार ओडिशा से और वेस्ट बंगाल से बच्चे सूरत आके पेपर दे रहे थे, वैसा ये इस बार नहीं होने देंगे, ये हमारे लिए अच्छी बात भी है। तो आपके पास अगर दिल्ली का कोई डोमिसाइल बन जाए या दिल्ली का आपके पास कुछ ऐसा एफिडेविट बन जाए, किसी एड्रेस प्रूफ आपको मिल जाए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कौन पूछता है? पूछा उनसे जाएगा जो चीटिंग करेंगे। ठीक, चीटिंग को रोकने के लिए काम किया गया, जो हमारे लिए अच्छी बात है। इसके लिए एनटीए की हम तारीफ करेंगे, अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए और बुरे टाइम पे खिंचाई भी होनी चाहिए, है ना, बुरे काम में। नेक्स्ट, मोबाइल नंबर। सर अगर आधार कार्ड में पापा का मोबाइल नंबर है तो क्या ईमेल भी पापा का देंगे या फिर मेरा मोबाइल नंबर एंड ईमेल दे सकते हैं? देखो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपना दें, अपने मम्मी का दे, पापा का दे, भाई का दे, बहन का दे, किसी का भी दे, फैमिली मेंबर का, यानी कि कैफे वाले भैया का दे रहे हैं या किसी दोस्त का दे रहे हैं जो आपके साथ बाद में लड़ पड़े और बोले मैं नहीं बता रहा तेरे को मेरे मोबाइल पे क्या ओटीपी आया है। देखो आपको अपने फैमिली मेंबर का ही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देनी है और ये वैलिड होना चाहिए, ये यूज में होना चाहिए प्रेजेंट टाइम पे, ताकि इस पे जो भी ओटीपी आए वो आप एनटीए को प्रोवाइड कर सके। और इसी पे अगर मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, एनटीए को आपसे कांटेक्ट करना है, तो आपको इसी मोबाइल आईडी या मेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर मैं हिंदी मीडियम सेलेक्ट करता हूं तो पेपर दोनों मीडियम में दे सकता हूं क्या, हिंदी एंड इंग्लिश? बिल्कुल दे सकते हो। अगर आपने पेपर का मीडियम इंग्लिश सेलेक्ट किया तो पेपर ओनली इंग्लिश में आएगा, हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, जिसमें आपका मन करे सेलेक्ट करो। नेक्स्ट, एनटीए एग्जाम पेपर से ज्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म टफ बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इतना टफ बना रखा है, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ होगा ही नहीं, चीटिंग वीटिंग तो। और पिछली बार देखो क्या क्या हुआ है, हर साल का यही काम है। ठीक, पेपर से ज्यादा टफ प्रोसेस कर रखी है, सीधा सीधा प्रोसेस करो भाई, एक आधार कार्ड से जोड़ो, बच्चा पेपर दे सकता है। वैसे सरकार काम कर तो रही है, जो ये अपार आईडी लेके आ रहे हैं, उम्मीद है आने वाले टाइम पे और थोड़ा सा प्रोसेस सिंपल होगी, बट क्या कर सकते हैं भाई, चलो कोई बात नहीं। 11th स्टूडेंट, सर 11th वाले दे सकते हैं क्या नीट 2025 एज ए प्रैक्टिस, और कोड क्या यूज करना है? देखो भाई, दे तो कोई भी सकता है, पेपर तो मैं भी दे सकता हूँ, कोई किसी को कुछ नहीं पूछता, लेकिन तुम्हें पेपर देना क्यों, मुझे तो समझ में आ रही, क्या करोगे प्रैक्टिस करके? अगर मान लीजिए आपने प्रैक्टिस करी और वहां से आगे घबरा गए तो फिर अगले साल डर नहीं बना रहेगा कि जो मेरे साथ 11th में हुआ 12th में हो गया। तो ठीक, मजाक कर रहा हूं, देना तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोड कुछ भी भर दो, कोई नहीं पूछने वाला, अपीयरिंग का डाल देना आप। ठीक, नेक्स्ट, फिलअप। क्या मोबाइल से फॉर्म फिलअप किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, मोबाइल से करो, लैपटॉप से करो, आप अपने पैड से करो, आप पर्सनल कंप्यूटर से करो, जिससे आपका मन कर रहा है करो, आपकी बस डिटेल सही भरना। खासकर ये वाली, नेम हो गया आपका, है ना, मदर फादर नेम हो गया, या आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। ठीक, इसके अलावा आपके और क्या है, मोबाइल नंबर आ गए डिटेल में, मोबाइल नंबर आ गया आपका, मोबाइल नंबर प्लस मेल आईडी आ गई आपकी, है ना। ठीक, इसके अलावा आपका फोटो है, ठीक, फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, ये मेन डिटेल्स है आपकी, ये सही होनी चाहिए, ये ज्यादा काम की है। ये अगर आप एक सर्टिफिकेट वगैरह किसी का अगर कैटेगरी से है तो सर्टिफिकेट सही होना चाहिए। ये डिटेल अगर आपकी सही है ना, आपको कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि यही वो डिटेल है जो एमसीसी में जाएंगी। ठीक, नोट कर लेना इस बात को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। आपका नेम, आपके मदर फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे मोबाइल नंबर हो गया, मेल आईडी हो गया, या इसके अलावा आपका फोटो, सिग्नेचर, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट। ये डिटेल्स आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि यही डिटेल एनटीए के पोर्टल से डायरेक्ट कहां पे जाएगी, एमसीसी के पास जाएगी, जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। इनमें आपकी मिस्टेक ना हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सर मेरी तो फिर भी मिस्टेक हो गई, मैंने एक वीडियो बनाई आपके लिए जिसमें मैंने बताया कि क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कुछ भी नहीं होगा, अगर कोई मिस्टेक हो गई है करेक्शन विंडो में करेक्ट हो जाएगा। फिर भी नहीं हुआ सर, करेक्शन विंडो में कई बार नहीं आता है, भाई एफिडेविट लगा देंगे, घबराओ मत। एक बार आपका फी पेमेंट हो गया, आपका पेपर होगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं। ठीक, और ये बातें मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। बाकी रही बात अब लास्ट में, भाई अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है तो मैं आपको कहूंगा आप रैंक बूस्टर कोर्स 2.0 आज ही ज्वाइन करें और केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने
ड्रीम कॉलेज में जाएं। बीवाइज क्लासेस ऐप पे आरबीसी 2.0 ज्वाइन करते टाइम बीवाइज 25 प्रोमो कोड अप्लाई करना ना भूलें, इस पे आपके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है। और एक वीडियो मैंने बीवाइज क्लासेस के इसी यूट्यूब चैनल पे आपके लिए गाइडेड मेडिटेशन का अपलोड किया था, वो वीडियो जरूर देखें और वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। उस वीडियो को आज नहीं देखना, डेली देखना है। डेली देखना मतलब सुनना है, और उसमें जो मैंने प्रैक्टिस कराई मेडिटेशन की वो आपको करना भी है, तो ये आपका काम रहेगा। ठीक, फिर भी कोई डाउट रह गया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो। ठीक, मैं आपके लिए, अगर मुझे लगा कि जेन्युइन डाउट होगा, जैसे हमने कमेंट सेलेक्ट की एक वीडियो बना दी, तो ऐसे आपके लिए वीडियो बना देंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।